नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संदर्भ में। घरेलू हिंसा अधिनियम राजपत्र में 13 सितंबर 2005 को प्रकाशित हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। साथ ही में हम बात करें, इसके अंदर 5 अध्याय और कुल 37 धाराएँ हैं। आज हम 37 धाराओं में से 7 धाराओं की इससे पहले हम बात कर चुके हैं। यदि आपको ये धाराएं और इससे संबंधित अन्य तथ्य पढ़ने हैं तो आप हमारी पिछली कक्षाएं देख सकते हैं। तो चलिए आज हम धारा 8 से आगे की धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले धारा 8। देखिए धारा 8 का हेडिंग क्या है। धारा 8 का हेडिंग है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। तो पहला ही सवाल आपका जो है यहाँ से बन जाता है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो आपको ये याद रखना है, धारा 8 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला, प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। धारा 8 में मुख्य रूप से यही प्रावधान है। क्या है? प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। अगला सवाल बनता है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति की जाती है। इसमें से अगला सवाल बनता है, अगला सवाल क्या बनता है कि प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की कितने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। एक या एक से अधिक, इसका अर्थ है संख्या निर्धारित नहीं है। अगर वहाँ ऑप्शन में हो एक से अधिक, 2 या संख्या निर्धारित नहीं है, तो आपको याद रखना है संख्या निर्धारित नहीं है। कितने भी कर सकती है, वो चाहे तो 1 भी कर सकती है, वो चाहे तो 2 भी कर सकती है, वो चाहे 5 भी कर सकती है, 10 भी कर सकती है, 50 भी कर सकती है। वो अपनी सुविधा अनुसार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किसी जिले के अंतर्गत कर सकती है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो चौथा सवाल बनता है वो ये बनता है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिले में। ठीक है। अब जिले में राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उपखंड स्तर पर करती है, तहसील स्तर पर करती है, या जो है पूरे जिले में एक ही संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ आपके 3 सवाल बनते हैं। पहला, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान धारा 8 में है। दूसरा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। तीसरा, जो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति जो है संख्या कितनी होगी, कोई निर्धारित नहीं है। एक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं धारा 9 की तरफ। धारा 9 क्या प्रावधान करती है? धारा 9 प्रावधान करती है संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य या कृत्य। कृत्य का अर्थ होता है कार्य। ठीक है, कि क्या कार्य होंगे और क्या कर्तव्य होंगे। ड्यूटीज जो है इसकी हम बात करें संरक्षण अधिकारी की, किसी मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मजिस्ट्रेट है जिस केस से संबंधित है और उसकी जो है सहायता करना संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है। किसी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने, सेवा प्रदाता को रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना। तो रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित कौन करता है? संरक्षण अधिकारी। किसके संबंध में? घरेलू हिंसा के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो। व्यथित व्यक्ति की मांग पर मजिस्ट्रेट को संरक्षण आदेश जारी करने के लिए आवेदन करना। अगर व्यथित व्यक्ति संरक्षण आदेश की मांग करता है तो उसके मांग पर मजिस्ट्रेट के सामने संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का उत्तरदायित्व किसका है? संरक्षण अधिकारी का। ठीक है। व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अधीन मुक्त विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो साथियों यहाँ से जो अगला सवाल बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया है और इस बार बता रहा हूँ। ये सवाल एग्जाम में आने की संभावना है कि इस घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मुक्त विधिक सहायता का प्रावधान करता है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अधीन जो है मुक्त विधिक सहायता, यानी कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके संबंध में जो भी हम बात करें कानूनी जो सहायता होती है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती है। और ये जो काम किया जाता है वो किया जाता है संरक्षण अधिकारी के द्वारा। चलिए आगे हम बात करें, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र के सभी सेवा प्रदाताओं की सूची रखना, विधिक सहायता एवं परामर्श, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं आदि की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 5,
मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र के सभी सेवा प्रदाताओं की क्या रखेगा, ये सूची रखेगा। क्योंकि आपको पता है, हमने पहले भी बात की है, संरक्षण अधिकारी का कार्य होता है कि देखो अभी यहाँ पे बताया गया संबंधित पुलिस थाने को, मजिस्ट्रेट को और सेवा प्रदाता को क्या करता है, ये प्रतियां घरेलू हिंसा की जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसकी प्रतियां अग्रेषित करता है। तो यहाँ पर भी जो सेवा प्रदाता हैं उनको, मान लीजिए घरेलू हिंसा के दौरान किसी को चोट लग गई है तो वो चिकित्सा सुविधाओं को जो है प्रति एडवांस में अग्रेषित कर देगा और फटाफट से उसका जो है इलाज करवाएगा। आश्रय गृह, अब मान लीजिए घर से निकाल दिया गया है, उसके पास रहने का कोई आश्रय नहीं है या उसे अपनी जान का खतरा है, मान लीजिए किसी महिला को कि भाई मैं घर जाऊंगी, रहने का आदेश तो आप दे दोगे लेकिन वहाँ वो मुझे अगर कुछ हो गया तो ऐसी स्थिति में कहता है कि नहीं मैं घर में अभी नहीं रहना चाहती, फिलहाल मुझे किसी अन्य स्थान पर रखा जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसे आश्रय गृह में रखा जा सकता है और इसका जो है आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। आगे हम बात करें विधिक सहायता, जैसा अभी हमने बात की मुक्त विधिक सहायता एवं परामर्श, यानी कि घरेलू हिंसा की ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक एक्ट के बारे में जानकारी हो, क्योंकि हम वकील की सलाह क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें उस क्षेत्र विशेष के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमारे घर में कभी भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई परिवाद दर्ज होता है, कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो उसके बाद में या हमारे अगेंस्ट कभी होता है तो हम क्या करते हैं, वकील से सलाह लेते हैं कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया क्या है। तो यही जो है यहाँ पे ये परामर्श और ये जो विधिक सहायता है इस प्रकार की उस महिला को प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपके साथ ये घरेलू हिंसा कारित हुई है, आपके ये सारे आदेश हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया है, आप इस प्रकार से आदेश प्राप्त कर सकती हैं और आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं और राजीनामा इस प्रकार से होगा। जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पर जो है विधिक सहायता और परामर्श के अंदर आपको उपलब्ध होंगी। आगे हम बात करते हैं साथियों नंबर 6 पॉइंट, व्यथित व्यक्ति को अपेक्षा करने पर आश्रय गृह उपलब्ध करवाना तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने व मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना। जैसा मैंने भी बताया आपको, व्यथित व्यक्ति को अपेक्षा करने पर आश्रय गृह उपलब्ध करवाना, ठीक है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं नंबर 7, व्यथित व्यक्ति की शारीरिक क्षतियों की चिकित्सा परीक्षा करवाना, संबंधित पुलिस थाने व अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित करना। देखिए मैंने बताया था अगर उसे किसी प्रकार की कोई चोट लगती है तो उसकी एक तो क्या है, चिकित्सा परीक्षा, यानी जिसको हम कहते हैं मेडिकल करवाना, समझ रहे। कभी भी आपने देखा होगा कोई जो है इस प्रकार का झगड़ा वगैरह कुछ होता है तो उसमें मेडिकल करवाया जाता है पुलिस के द्वारा, जो उसको बोलते हैं चिकित्सा परीक्षा, यानी कि मेडिकल करवाया जाता है कि भाई वास्तव में कितना उसको नुकसान हुआ है, हाथ टूटा है, फ्रैक्चर है या कोई मामूली चोट है या कोई इंटरनल डैमेज है, तो उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई निर्भर करती है। देखिए किसी के साथ सामान्य मारपीट की जाती है, आपने जब हम भारतीय दंड संहिता की धाराएं पढ़ते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मारपीट का मुकदमा और एक होता है प्राणघातक हमला। ऐसी सिचुएशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है अगर आपने किसी के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और किसी को कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, किसी को कोई इंटरनल चोट नहीं लगी है, सिर्फ बाहरी ऊपर से कोई हल्की फुल्की क्रोज आई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मारपीट का मामला होता है। लेकिन अगर आपके द्वारा की गई मारपीट के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई इंटरनल डैमेज होता है या उसका कोई हाथ टूट जाता है या उसका कोई ब्लड बाहर निकल जाता है, यानी कि शरीर मान लो चोट दिया आपने, यहाँ लगा कहीं लगा, ब्लड बाहर आ गया, तो वो प्राणघातक हमले में शामिल हो जाता है। डिफरेंस यही होता है, ठीक है। चीज़ें एक जैसी, आप किसी को पता नहीं है कि किसी को अपन चाटा मारेंगे तो मरी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशंस होती हैं ये उसके बाद में जो चिकित्सा परीक्षा की जाती है, मेडिकल किया जाता है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किन धाराओं में परिवाद या मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी चिकित्सा परीक्षा की जाती है। हो सकता है उसके साथ जो है गंभीर उसको क्षति पहुंची हो, तो जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं होंगी उनके अनुसार पुलिस कार्रवाई करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो संबंधित पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट अग्रेषित कौन करेगा, संरक्षण अधिकारी। देखिए ये सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए आदेश का अनुपालन व निष्पादन हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 20 में पहली बात तो क्या है, धनीय अनुतोष के आदेश, धनीय अनुतोष के लिए आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। अब आदेश तो मजिस्ट्रेट ने दे दिया, लेकिन अब उसका जो आदेश का जो है अनुपालन, यानी कि उसका पालन किया जा रहा है नहीं हो रहा, उस आदेश को जो है माना गया है नहीं माना गया, प्रतिवादी के द्वारा या हम बात करें प्रत्यर्थी के द्वारा, यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह आदेश दिया गया है, सपोज कर लो मेरे ऊपर मेरी वाइफ ने, जो मान लीजिए आप घरेलू हिंसा का अगर मुकदमा दर्ज कराया होता, तो उस कंडीशन में मेरे को मजिस्ट्रेट ने क्या दिया होगा,
अनुपालना आदेश मेरे ऊपर लागू होगा, यानी कि मुझे जो धनीय अनुतोष की जो स्वीकृति दी गई है, मुझे जितना पैसा देने के लिए कहा है, अगर मैंने वो नहीं दिया तो ये क्या हुआ, अनुपालना का, हम कहें इसका अनुपालना नहीं करना या पालन नहीं करना या इसको नहीं मानना, आदेश को नहीं मानना, न्यायालय की अवहेलना एक तरीके से ये मानी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अनुपालन हुआ, अगर मैंने दे दिया तो अनुपालन हो गया। निष्पादन यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अनुपालन हो गया, मैंने पैसा दे दिया, मैंने उस चीज़ को मान लिया, मैंने पैसा दे दिया, निष्पादन हो गया यानी कि मामला समाप्त हो गया। ठीक है, धनीय अनुतोष का मामला समाप्त हो गया। निष्पादन का मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई, जो भी थी, पैसा लेना था, देना था, उनके पास, उनको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया। आगे हम बात करें 9वें पॉइंट की, ऐसे अन्य कृत्य जो विहित किए जाए उनका पालन करेगा। ऐसे अन्य कृत्य, देखो ऐसे अन्य जितने भी काम होंगे जो इस एक्ट के अंतर्गत विहित किए जाएंगे, सरकार अलग से और भी जोड़ सकती है, उनका भी पालन करना संरक्षण अधिकारी का काम होगा। 10वां, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखिए, इन 10 के 10 पॉइंट में से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये है, और फिर दूसरे नंबर पे है तो ये चौथा पॉइंट है। इन दोनों का आप इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि देखिए बाकी सब हैं लेकिन उनको क्या है, हम बेसिकली याद रह जाते हैं, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो यहीं से बनता है कि संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करता है। वहां आपके सामने होगा जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, दोनों में डिफरेंस है। देखो जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, हम बात करें जिला अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होता है वो सेशन न्यायालय या जो हमारा जिला सत्र न्यायालय होता है उसका जो है, हम बात करें जज जो होता है उसको कहते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये हमेशा याद रखें। इसके बाद में तीसरा चौथा ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है जो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में अधीन होगा, पर्यवेक्षण के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी जो है कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं धारा 8 और 9 आपको समझ में आ चुकी होगी। धारा 10 हम सेवा प्रदाता के हम पढ़ लेते हैं, और धारा 11 सरकार के हम कर्तव्य पढ़ लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और हैं, धारा 10 और 11 पढ़ लेते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे अगली धाराओं के बारे में बात कर सकें। धारा 10 सेवा प्रदाता। अब सेवा प्रदाता कौन होगा, इस बात को इस धारा के अंतर्गत बताया गया है। सबसे पहले तो हम बात करें कि सेवा प्रदाता का प्रावधान कौन सी धारा करती है, तो धारा 10 करती है। पहला ही सवाल और पहला ही जवाब हो गया। आगे हम बात करें सेवा प्रदाता कौन होगा, तो देखिए कोई भी स्वैच्छिक संगठन, यानी कि हम बात करें कोई भी स्वैच्छिक संगठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है साथियों, सोसाइटी यानी कि जो हमारे यहाँ समिति पंजीकरण अधिनियम जो है, हम बात करें समितियाँ, हमारे यहाँ जो सोसाइटियाँ होती हैं गांव के अंदर, उसके अधीन जो भी सोसाइटी जो है पंजीकरण अधिनियम या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन कोई भी पंजीकृत कोई भी संस्था है जो स्वैच्छिक संगठन के रूप में आगे आकर सेवा प्रदाता के रूप में काम करना चाहता है, तो वो सेवा प्रदाता के रूप में काम कर सकता है, बशर्ते वो राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में जो है पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये हम अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और सेवा प्रदाता कौन हो सकता है। तो अगले सेवा प्रदाता के रूप में कोई भी कंपनी हो सकती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत होगी, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत जो है ये पंजीकृत हो सकती है। दोनों में से, तत्समय का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में कोई दूसरा कानून हमने लागू कर दिया हो, हमने कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया हो और इसके स्थान पर कोई नया कानून लागू कर दिया हो, तो ऐसे कानून हम बात करें, ऐसे कानून के अंतर्गत भी वो रजिस्ट्रीकृत हो सकती है। ठीक है, जिसका उद्देश्य, अब देखिए यहाँ पर साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेवा प्रदाता के रूप में कोई भी स्वैच्छिक संगठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम यानी कि जो समिति है और जो कंपनी है, उनका जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों व हितों का संरक्षण करना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, विधिक सहायता, अगला है चिकित्सीय सहायता, अन्य सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, जैसे आश्रय गृह वगैरह वो हो गया। ये कंपनियां और समितियां राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
यदि अगर पंजीकृत नहीं है तो वो राज्य सरकार के पास आवेदन कर सकती है और पंजीकृत हो सकती है किसके रूप में, सेवा प्रदाता के रूप में। अब यहाँ से जो मुख्य रूप से सवाल बनने वाले हैं वो यही बनने वाले हैं कि जो है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बना, 1860 में, या जो है समिति किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सेवा प्रदाता किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत होगा, सेवा प्रदाता कौन होगा। तो आपको याद रखना है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 1860 के अधीन पंजीकृत है, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत जो पंजीकृत कोई भी कंपनी है वो सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है, बशर्ते वो सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास पंजीकृत हो, और यदि नहीं है तो वो आवेदन करके पंजीकृत हो सकती है। आगे हम बात करते हैं धारा 11 के बारे में। धारा 11 जो है सरकार के कर्तव्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, अब सरकार के क्या कर्तव्य हैं भाई इसमें, क्योंकि बहुत सी बार हमें देखने को मिलता है, हम सोचते हैं कि सरकार क्या करेगी इसमें। सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून या कोई भी योजना जब बनाई जाती है तो उसकी पहुंच आम लोगों तक होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी योजना के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, हम उसका नाम ही नहीं सुनेंगे, तो हमें उसके बारे में जानकारी कहाँ से होगी, हम उसका लाभ कैसे ले पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि प्रत्येक अधिनियम, प्रत्येक कानून जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है वो प्रत्येक नागरिक के पास उसकी सूचना पहुंचनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह स्वयं जागरूक हो और अपने अधिकारों को जान सके। तो यहाँ पे यही प्रावधान किया गया है कि केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य यह होगा कि इस अधिनियम के उपबंधों को लोक मीडिया के माध्यम से प्रचार करें। अब लोक मीडिया जैसा कि वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं, टीवी हो गया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, रेडियो हो गया, आजकल हालांकि एफएम वगैरह सब सुनते हैं रेडियो के माध्यम से, बाकी जो आकाशवाणी पहले कार्यक्रम चलता था तो उसके माध्यम से ये जो है इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते थे लोगों के बीच में सरकार अपनी बात पहुंचाने के लिए। वर्तमान में इसका मुख्य जो है रूप ले लिया टीवी ने। जैसे अभी किसी भी प्रकार की कोई महामारी या कुछ भी चलता है तो उस संदर्भ में आपको पता है बार बार सरकार अपील करती है कि जो है छोटे बच्चों को टीका लगवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो ये क्या है, लोगों के बीच में जागरूकता पहुंचाने का, जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, लोगों के बीच में वो जानकारी पहुंचाने का कार्य सरकार का है। ठीक है, आगे हम बात करें केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों और न्यायिक सेवा के सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना। भाई किस बात का प्रशिक्षण, देखिए यानी कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा और क्या क्या नए नियम कानून वगैरह बन गए हैं, उसके संबंध में इन सभी को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और जो भी न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको भी इस प्रकार का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होता है। क्योंकि जैसे पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी, ये सभी आते हैं इसके अंदर, अधिकारियों के अंदर। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट डीलिंग करते हैं घरेलू हिंसा से। तो एक तो होता है कि अब बड़े पोलाइटली आराम से बात करते हैं, पूरी बात लिखते हैं, समझते हैं कि क्या कहने वाला है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको आप एनालिसिस करके। एक होता है डांट फटकार के बात करना। आपको पता है पुलिस हमेशा डांट फटकार के बात करती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि पुलिस डांट फटकार के बात करेगी तो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो व्यक्ति है वो थाने आने से ही डरेगा। तो हर जगह पे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये तमाम प्रशिक्षण आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें, और जो है कानूनों से संबंधित अधिनियम में कुछ बदलाव हो गए या कुछ नई नियमावली जुड़ गई तो उसके संदर्भ में भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों पर कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से संबंधित विवादों पर कार्रवाई करने से वाले जो जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, अगर उनके बीच में समन्वय नहीं होगा तो प्रभावी रूप से कोई भी काम नहीं होगा। यानी कि प्रभावी रूप से घरेलू हिंसा से निपटने के लिए, घरेलू हिंसा का जो हम बात करें, जो विवाद होते हैं उनको प्रभावी रूप से निपटने के लिए, उनका तुरंत निपटारा करने के लिए जो संबंधित विभाग हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित होना अनिवार्य है या बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इससे अब हम सबसे पहले हम बात करें कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट किसी संरक्षण अधिकारी के पास प्राप्त हुई है, तो संरक्षण अधिकारी किसी, ना तो हम उसको पुलिस में मान सकते हैं, ना हम उसको न्याय विभाग में मान सकते हैं,
उसका एक अपना ही उत्तरदायित्व है, लेकिन उसका कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले पुलिस थाने को रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट की जो हम बात करें शिकायत की प्रति अग्रेषित करेगा, फिर संबंधित मजिस्ट्रेट को और चिकित्सीय सुविधाओं के जो सेवा प्रदाता हैं उनको, या आश्रय गृह या अन्य जो भी है उनको। तो यहाँ पर उसके द्वारा अलग अलग विभागों के मध्य में क्या किया गया, समन्वय स्थापित किया गया। कैसे, देखिए पुलिस विभाग अलग है, चिकित्सा विभाग अलग है और आपको पता है न्यायिक विभाग अलग है। तो इन सभी जो विभाग हैं, जो मंत्रालय भी इनके अलग अलग होते हैं, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित होना अनिवार्य है ताकि तुरंत प्रभाव से किसी भी मामले का जो है निपटारा किया जा सके, कार्रवाई की जा सके। इसके लिए साथियों तो धारा 11 तक की इस कक्षा में हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा हम इस कक्षा को नहीं करेंगे। आगे धारा 12 से लेकर आगे की धाराओं के बारे में अगली कक्षा में हम उपस्थित होंगे। तो साथियों आज की कक्षा में इतना ही। एक बार पुनः इसी अधिनियम की आगे की धाराओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।